पूरे विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले सबसे धनवान देश थे। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का 30% जीडीपी भारत का था। भारत के जहाज पूरे दुनिया में जाते थे। ये जो दुर्भाग्य से गलत प्रचार किया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को ही तोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल अगर किसी से हम पूछेंगे तो उसका उत्तर वेटिकन सिटी नहीं है, उसका उत्तर मक्का मदीना नहीं है, उसका उत्तर कोई मस्कत का बड़ी मस्जिद नहीं है। उसका उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल एक हिंदू मंदिर है। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म में वापसी का क्रम प्रारंभ हो गया है। वहां की राजकुमारी से लेकर तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मौलवी, वे सारे लोग हिंदू धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। जब अफजल खान शिवाजी को मसलने के लिए और खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए जब महाराष्ट्र में आ रहा था और आया था, तो उसने तुलजा भवानी के मंदिर को भ्रष्ट करने का प्रयास क्यों किया? उसको मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आराध्य दैवत अगर कुल देवता कोई है तो तुलजापुर की भवानी माता है। तो भवानी माता को तोड़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षत्रदेश कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास मेवाड़ा और आप देख रहे हैं विश्व संवाद केंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्री प्रशांत पोल जी, जो कि टेक्नोलॉजी और संस्कृति के संगम पर काम करने वाले विद्वान हैं। 40 वर्षों का एक लंबा अनुभव है। 40 से ज़्यादा देशों का अभी तक आपने प्रवास किया है। दिशा कंसल्टेंट के डायरेक्टर हैं। कई राष्ट्रीय संस्थानों के बोर्ड सदस्य रहे हैं आप। वे 15 दिन भारतीय ज्ञान का खजाना जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित भी हैं। आपने के अनुसार भारत की जो ज्ञान परंपरा में ऐसी कौन सी बात है जो इसे खास बनाती है? कि हम सिर्फ आध्यात्मिक ही स्ट्रॉन्ग थे या साइंस और लॉजिकल भी हम स्ट्रॉन्ग रहे हैं? धन्यवाद। पहले तो मुझे संवाद केंद्र में बुलाने के लिए, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा यानी अध्यात्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत संकल्पना में अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ है एक संपूर्ण, समृद्ध और वैभवशाली जीवन। जी। हम कुछ हजार वर्ष पहले तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले सबसे धनवान देश थे। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का 30% जीडीपी भारत का था। भारत के जहाज पूरे दुनिया में जाते थे। ये जो दुर्भाग्य से गलत प्रचार किया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में, उससे कुछ हजार वर्ष पहले हमारे जहाज पूरे विश्व में गए। उसके अनेक प्रमाण, अकाट्य प्रमाण सब जगह मिले हुए हैं। तो हम व्यापार बहुत अच्छा करते थे क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट थे। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे। आप जानते हैं कि पूरे विश्व का पहला ज्ञात विश्वविद्यालय ये तक्षशिला में था, जो 700 वर्ष ईसा के पहले से, अगर हम माने 2700 वर्ष पहले से लेकर तो लगभग 4वीं शताब्दी तक रहा। मतलब 1100 वर्ष उसने अध्यापन का कार्य किया। उसमें सारे विश्व के लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते थे। बाद में नालंदा आया जो लगभग 11वीं शताब्दी तक रहा, 700 वर्ष। तो हमारी प्राचीन परंपरा है। मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन ये शब्दबद्ध भी जब दुनिया नहीं जानती थी तब हमारे यहाँ पे तक्षशिला में मेडिसिन के बकायदा सारा पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, उसमें लोग पढ़ते थे। फिर हमारे जो पुरखों ने सिर्फ इतना ही नहीं तो जीवन के हर एक पहलू पर हम अलग अलग शोध किए। उन शोध को परिष्कृत किया भाष्य लिखने के माध्यम से कि एक बार जो कहा वही अंतिम सत्य है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। इसलिए अलग अलग विषयों पर भी हमारे लोगों ने काम किया। उदाहरण के लिए गणित की अगर हम बात लें
तो गणित में इतना ज्यादा काम हुआ है और अनेक वर्षों से हुआ है, हजारों वर्षों से। शून्य की संकल्पना पूरे विश्व को भारत ने दी, ये दुनिया भी मानती है। बख्शाली डॉक्यूमेंट सबसे प्राचीन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो शून्य की खोज है वो भारत ने की है, तो इस पे लोग हंसते क्यों हैं? ऐसा क्यों? क्या हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए या साबित नहीं कर पाए अभी तक? हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी या है, वो हमसे ही छिप गई, हम तक पहुंची ही नहीं। और हम एक ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते रहे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं। वस्तुतः परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। आपने जैसे सोने की बात की, सोने के खदान की बात की, आपको शायद मालूम होगा पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सोने की खदान भारत में है। हट्टी गोल्ड माइन नाम से आज भी वहां पे काम होता है। उस खदान की विशेषता क्या है? उस खदान में जब कार्बन डेटिंग की तो पता चला वो लगभग 2200 साल पुरानी है। वहां पे एक शाफ्ट मिला, उस शाफ्ट की कार्बन डेटिंग की गई है, तो 2200 वर्ष पुरानी तो वो शाफ्ट मिली है। शायद वो खदान उससे भी प्राचीन होगी। भारत में सोने का धुआं निकलता था जो बोलते थे, वो इसलिए क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में सोना हम निकालने की विधि जानते थे। एक दूसरा, हम जो व्यापार करते थे उस व्यापार से हमें बड़ी मात्रा में सोना मिलता था जी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि रोमन साम्राज्य से हमारा जो व्यापार था ईसा के 100-200 वर्ष, 300-400 वर्ष पहले, मतलब आज से 2200-2400 वर्ष पहले, तो व्यापार में रोमन साम्राज्य के अनेक सोने और चांदी के सिक्के भारत में मिले। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोमन साम्राज्य के सिक्के तो इटाली में रहेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन इटाली के बाद रोमन साम्राज्य में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भारत में मिले, और वो भी अकेले दक्षिण भारत में 6000 सोने के सिक्के हैं जी। स्ट्रैबो नाम का जो प्राचीन इतिहासकार था 2100 वर्ष पहले, उसने लिख के रखा है कि हमारे ये वहां की महिलाओं को क्या हो गया है, यूरोप की महिलाओं को क्या हो गया है कि वे ऊनी वस्त्र को छोड़ करके भारत के सूती वस्त्रों के पीछे पागल हो रही है, और उसके पीछे सारा सोना और बाकी सारे जो रत्नमाणिक है वो भारत भेज रही है। ये उसने लिख के रखा है। तो हम सोने के मामले में हम वास्तव में हम बहुत ज्यादा धनवान थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो जो राम राजा यादव थे, उन्होंने पहले आक्रमण के समय उसको 700 मण सोना दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हर जगह आपको मिलेंगे। इतना ज्यादा सोना हमारे पास उस समय था, तो हम समृद्ध थे। जैसे आपने कहा कि हम विदेशों में व्यापार किया करते थे, हम शिक्षा पद्धति में अच्छे थे, हम स्वास्थ्य में अच्छे थे, तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो वो किन मेन कारणों की वजह से कहा गया? क्या भारत अब भी विश्व गुरु है? जो अन्य देश हैं वो भारत को अब भी विश्व गुरु मानते हैं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, हम उसको ठीक से समझे। उन दिनों पूरा विश्व भारत को क्यों मानता था? एक तो भारत की शिक्षा पद्धति, पूरे विश्व में कहीं भी इस प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड शिक्षा पद्धति नहीं थी। ग्रीस में अलग अलग प्रकार के लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज की, लेकिन उससे भी पहले, जैसे हम पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस से 500 वर्ष पहले तो बोधायन ने जो शल्भ सूत्र लिखे हैं वो पूरा पाइथागोरस थ्योरम तो उसकी कॉपी है। तो हमारे यहाँ उसके भी पहले थे, लेकिन हमारे यहाँ ये सारा ज्ञान अत्यंत ऑर्गेनाइज पद्धति से मिलता था। आपको और एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं, सन 832 में 832 इन द ईयर 832 ये जो बगदाद का खलीफा है और हारून अल रशीद जो काफी कहानियों में प्रसिद्ध है, तो उस फारसी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है कि उसने अपने प्रधान से कहा, उसका अपना जो अधिकारी थे उनको कहा कि आप जाइए, भारत जाइए और भारत से कुछ लोग लाइए अपने देश की राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जी। मतलब विश्व का पहला कैंपस इंटरव्यू भारत में हुआ सन 832 में, ये रिकॉर्डेड है जी। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो भारत उस दृष्टि से लोग उसको मानते थे। व्यापार में हम बहुत अच्छे थे, जैसा मैंने कहा कि
हमारे अकेले वस्त्र नहीं, तो वस्त्र है, मसाले है, हमारे बाकी की सारी वस्तुएं हैं, ये बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते थे। इतना ही नहीं, जहाज बनाने के सबसे बड़े कारखाने उन दिनों भारत में होते थे और भारत जहाज एक्सपोर्ट करता था, जहाज बनाकर एक्सपोर्ट करता था। तो इसलिए, और हम सारे व्यापार में बहुत ज्यादा प्रामाणिक थे। तो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से व्यापार करना अगर किसी से सीखना हो तो भारत की ओर देखो, ऐसा कहा जाता था। फिर हमारी जो जीवन पद्धति थी वो भी लोगों को आकृष्ट करती थी। इसलिए यह पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, यह पूरा किसी समय में पूरा हिंदू था जी। वहां पे सारे जो, जिसको हम वेद कहेंगे, उपनिषद कहेंगे, पुराण कहेंगे, रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का वहां पे पाठ होता था जी। हर घर में रामायण महाभारत होती थी। गीता के तो श्लोक उसमें मुखोद्गत होते थे लोगों को, वहां के सारे लोगों को। संस्कृत यह सिर्फ राजभाषा नहीं थी, यह लोक भाषा भी थी जी। लोगों के बीच बोलने वाली भाषा यह दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में थी। वहां पर किसी भी हिंदू राजा ने, किसी भी भारतीय राजा ने आक्रमण नहीं किया। भारतीय जीवन पद्धति से प्रभावित होकर वे सारे लोग हिंदू बन गए, बनते गए, अपने सारे आचार विचार इस प्रकार से बनाते गए। लेकिन कभी भी भारत के राजाओं ने उनको कॉलोनी नहीं माना। जैसे बाद में अंग्रेजों ने, पोर्तुगीज लोगों ने, फ्रेंच, डच, इन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, भारत ने कभी नहीं की। भारत ने अपनी सारी बातें वहां पे थोपने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन स्वाभाविक रूप से वे सारे लोग भारत के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट होते गए, वैसी जीवन पद्धति अपनाते गए और उसी से फिर बहुत बड़े शिल्प शास्त्र के अनेक चमत्कार उन्होंने बनाए। विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल अगर किसी से हम पूछेंगे तो उसका उत्तर वेटिकन सिटी नहीं है, उसका उत्तर मक्का मदीना नहीं है, उसका उत्तर कोई मस्कत का बड़ी मस्जिद नहीं है। उसका उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल एक हिंदू मंदिर है, वो भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। और मजेदार बात, कंबोडिया ये एकमात्र देश ऐसा है जो अपने राष्ट्र ध्वज पर एक हिंदू मंदिर को अत्यंत गर्व के साथ, अभिमान के साथ लहराता है। तो इन सब लोगों ने भारत को अपना गुरु माना, बड़ा भाई माना। उस दृष्टि से भारत का भी व्यवहार था। हमने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया, कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने व्यापार में किसी के साथ बेईमानी नहीं की। इसलिए पूरे विश्व में हमारा एक बोलबाला था और इसीलिए सारे विश्व से सारा पैसा भारत में आता था। भारत इसलिए समृद्ध बनता था। आज की जब हम बात करें तो बीच के कुछ 700-800 वर्ष ये अगर हम छोड़ दें तो अब फिर से जिसको हम हिंदू रिसर्जेंस कहते हैं, ये हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा है। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म में वापसी का क्रम प्रारंभ हो गया है। वहां की राजकुमारी से लेकर तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मौलवी, वे सारे लोग हिंदू धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। पर इतना ही नहीं, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। घाना ये छोटा सा देश है, अफ्रीकन देश है। घाना में लगभग 60 से 70 हजार अफ्रीकन हिंदू मिलेंगे आपको, जो पूरे अपने सारे हिंदू धर्म के सारे श्लोक बोल सकते हैं, रीति रिवाज जानते हैं, वो आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वहां 5 हिंदू मंदिर है घाना में और वहां का रोज का फुटफॉल अगर कहेंगे तो 2-2.5 हजार है। इतने सारे, ये सारे के सारे अफ्रीकन हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदुत्व की, या हम यूं कहें कि जो भारतीय विचारधारा है, भारतीय जीवन पद्धति है, उसका स्वीकार विश्व धीरे धीरे कर रहा है। आपने कहा, अब हम देखते हैं जहाँ की जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को ही तोड़ा। क्यों तोड़ा, ऐसा क्यों? 2 बातों से। एक तो सबसे पहले जो उन्होंने आक्रमण किया वो तो पैसे के लिए किया, क्योंकि हमारे सारे मंदिर अत्यंत समृद्ध थे, संपन्न थे। हीरे जवाहरात जिसमें जड़े हुए थे, सोने की सारी मूर्तियां होती थी। तो धन के लालच में उन्होंने पहले मंदिरों को भ्रष्ट करने की कोशिश की।
लेकिन बाद में उनको ध्यान में आया कि ये मंदिर या हिंदू समाज के, हिंदू जनमानस का वीक पॉइंट है, कमजोर कड़ी है। क्यों मंदिरों पे अगर, उनके आस्थाओं पे अगर हम आक्रमण करेंगे तो ये लोग धीरे से नीचे बैठ जाते हैं, इन लोग का स्वाभिमान चला जाता है, इनका क्षात्र तेज समाप्त होता है। इसके अगर इनके क्षात्र तेज को समाप्त करना है तो सबसे अच्छी बात, इनके जो आराध्य दैवत है, इनके जो आस्था के केंद्र है, उन पर हमला करो, उन पर आक्रमण करो। जब अफजल खान शिवाजी को मसलने के लिए और ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए जब महाराष्ट्र में आ रहा था और आया था, तो उसने तुलजा भवानी के मंदिर को भ्रष्ट करने का प्रयास क्यों किया? उसको मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आराध्य दैवत अगर कुल देवता कोई है तो तुलजापुर की भवानी माता है। तो भवानी माता को तोड़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षात्रतेज कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा उन आक्रांताओं ने किया और इसीलिए हम देखते हैं कि अयोध्या में भी क्यों मंदिर गिराया गया, मथुरा में क्यों मस्जिद बांधी गई, काशी में क्यों उसके बगल में ही मस्जिद है। ये सब इसी बात के प्रमाण हैं कि हिंदुओं के आराध्य दैवत को आप अगर नष्ट करते हैं या उनको भ्रष्ट करते हैं तो हिंदुओं का क्षात्र तेज कम होता है, ऐसा उनको लगा। अगर हम देखें कि हमारा मेडिकल साइंस इतना अच्छा था पहले का, आर्किटेक्चर इतना अच्छा था, तो आज के समय वो सबको सरप्राइज कर देता है। लेकिन वो आज चीज़ें पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है? वैसा आर्किटेक्ट हम आज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हाँ देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा ना, दुर्भाग्य से अनेक बातें ऐसी है कि जो तब तो हम कर सके, करते थे, लेकिन आज अगर कोई हमसे कहे तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। वो जो ज्ञान भंडार था, वो जो ज्ञान की परंपरा थी, वो परंपरा कहीं ना कहीं या तो खंडित हुई या क्षीण हो गई, कम हो गई। और इसीलिए अनेक ऐसी बातें जो 21वीं शताब्दी में भी हमें चमत्कार लगता है। उदाहरण के लिए ये दिल्ली में मेहरौली में जो लोह स्तंभ है, हम दिल्ली को जानते हैं कुतुब मीनार के लिए, दिल्ली को जानना चाहिए लोह स्तंभ के लिए। ये लोह स्तंभ आज 21वें शताब्दी का मार्वल है। मतलब ये लोह स्तंभ, कोई भी लोहा अगर हम बाहर रखते हैं तो तुरंत बारिश से या बाकी के वातावरण से, बारिश नहीं भी हो तो जंग खाता है, रस्टिंग होती है उसमें। अब ये लोह स्तंभ जो है वो 4वीं शताब्दी का है, ऐसा कहते हैं, उससे भी प्राचीन होगा, लेकिन 4वीं शताब्दी का लोग मानते हैं। तो इतने ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि 1500 वर्ष से ज़्यादा जो लोह स्तंभ सारी, चाहे वर्षा है, चाहे धूप है, ठंड है, हवाएं हैं, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, इन सब में खड़ा है और बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं, जिसमें 98% आयरन है, लोहा है। 98% लोहा होने के बाद भी जो रस्ट नहीं होता, तो उसके लिए जो अलॉय बनाया होगा, उसके लिए जो कोटिंग की टेक्निक की होगी, वो आज भी दुर्भाग्य से हम समझ नहीं पाते, डिकोड नहीं कर पाते। आज हम डिकोड नहीं कर पाते, ऐसी अनेक बातें हैं। सीरी भूवलय जैसा ग्रंथ है जो आज हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, कठिन है हमारे लिए। उस समय जो ऋतुचक्र था, उस ऋतुचक्र की जो हमारी समझ थी, जो जैसे कृषि पाराशर ग्रंथ में लिखा गया है कि वर्षा का, पर्जन्य का चक्र कैसा रहता है, वो उसका कैसा एस्टिमेट करेंगे, वो सब लिखा है। वराह मिहिर ने बृहद संहिता में जो लिखा है, अनेक बातें आज हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे ही जो आर्किटेक्चर की बात आप कर रहे हैं कि अंगकोर वाट जैसा मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल है कंबोडिया में, वो अंगकोर वाट हम फिर से बनाएंगे क्या, बना सकते हैं क्या? या कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, वो कैलाश मंदिर तो सारे जो भी बाहर का इसमें इस मामले में जो जानकार है वो कहता है कि ये तो संभव ही नहीं है, ये मानवीय शक्ति से, मानवीय प्रयासों से संभव नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा जो उसमें से पत्थर तराश करके जो पत्थर कहाँ फेंका होगा, नहीं समझ में आता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिकोड नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम फिर से पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान परंपरा थोड़ी खंडित हुई। अगर उसमें फिर से थोड़ी चालना मिले शायद, तो उसमें से कुछ बातें तो ज़रूर हम
कर सकेंगे। आज का जो हमारा यूथ है वो हिस्ट्री को ना जान के, हमारी ज्ञान परंपरा को ना जान के फ्यूचर की ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो उसको हिस्ट्री जानना कितना ज़रूरी है? या वो नहीं जान रहा है, इसका वेस्टर्न कल्चर का उसके ऊपर ज़्यादा असर है इसलिए वो हमारी हिस्ट्री नहीं जानना चाह रहा है? देखिए, ऐसा है, ज्ञान परंपरा मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। ज्ञान परंपरा ये हमारे प्रैक्टिस का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात कहता हूं मैं, ज्ञान परंपरा का क्यों अध्ययन करना चाहिए? विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ज्यादा अध्ययन हो रहा है। पिछले 5-7 वर्षों में, 7-8 वर्षों में तो बहुत ज्यादा अध्ययन हो रहा है, हमारी कल्पना के बाहर है। एक उदाहरण देता हूं मैं। हम भोपाल में बैठे हैं, राजा भोज की नगरी है। राजा भोज ने एक सम्रांगण सूत्रधार नाम का एक ग्रंथ 11वीं शताब्दी में लिखा, संपादित किया, लिखा। वो सम्रांगण सूत्रधार पर मेरे जानकारी में 7 जर्मन विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट ली है। हमारे यहां कितने हैं? मेरे जानकारी में सिर्फ 2 लोगों ने की है, वो भी बहुत पहले। वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ मात्र ये हिस्ट्री नहीं है। तो 2-3 कारणों से, जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, वो सामने, युवाओं के सामने आनी चाहिए। पहली बात मतलब ये सब सुनकर, पढ़कर, अध्ययन करके हमें अपने आप पर आत्मविश्वास आना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम किसी जमाने में विश्व में सर्वोत्तम थे, सबसे अच्छे थे, सबसे उत्कृष्ट थे, सबसे धनवान और ज्ञानवान राष्ट्र थे। ये तो सारा विश्व मान रहा है, प्रमाण है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये गर्व होना चाहिए, पहला। दूसरा कि हमें हमारे पुरखों को वो क्रेडिट देना चाहिए। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम आज बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में किसने की? तो हुक ने की, और हुक्स लॉ हम कहते हैं। अब पीछे चलते हैं, 6वीं शताब्दी में बंगाल से श्रीधराचार्य थे, उन्होंने न्याय कंदली नाम का एक ग्रंथ लिखा है जी। वो न्याय कंदली ग्रंथ में, वो न्याय शास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ है, ये न्याय शास्त्र के अध्येता है, जानकार है। ये एक उदाहरण देने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी की उपमा का वर्णन कर रहे हैं, और उसमें जो श्लोक दिया है, थोड़ा भी संस्कृत जानने वाला, उसमें इफ नहीं, बट नहीं, कुछ भी नहीं, आप सीधा बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। स्थित स्थापकता, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने नाम दिया है। बिल्कुल उसके बाद समझ लीजिए, ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थ्योरम हुक ने रखा, वो तो बिल्कुल कॉपी है इसका। अब इसका मतलब है कि हम हुक्स लॉ क्यों कहें, श्रीधराचार्य लॉ क्यों नहीं कहें, हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों कहेंगे? पाइथागोरस के 500 वर्ष पहले बोधायन ने बिल्कुल वो थ्योरम वैसे के वैसे लिख के रखा है। ऐसे अगणित सूत्र है। प्रकाश का वेग जो है, वो जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड जो बाद में खोजी गई, उसके कई पहले सायणाचार्य ने, जो विजयनगर साम्राज्य के महामंत्री थे, सायणाचार्य ने ऋग्वेद के एक सूक्त पर भाष्य लिखा, और भाष्य में उन्होंने पूरे लाइट की स्पीड दे दी। कोई इफ नहीं, बट नहीं, आप बिल्कुल सीधे सीधे उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको स्पीड मिलती है लाइट की, जो आज के बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसके वही है, मतलब उसके करीब क्या, बिल्कुल पास में है। अब इन सारे लोग को उन बातों का क्रेडिट देना यह आवश्यक है, इसलिए ये दूसरा विषय हो गया। लेकिन तीसरा और उससे महत्व का विषय है जो मैं उसके ऊपर देना चाहता हूं। आज इस सारे ज्ञान परंपरा पर अभ्यास अध्ययन की क्यों आवश्यकता है? इसमें कई बातें ऐसी हैं जो अगर हम रीइन्वेंट करें या फिर से उस पर अध्ययन करें तो हम शायद नया बहुत कुछ कर सकते हैं, विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। विश्व आज जिस जंक्चर पे जाकर खड़ा है उसके लिए एक ही छोटा उदाहरण देता हूं मैं, 1-2 छोटे उदाहरण। आज पूरे विश्व में इतने ज्यादा वेदर सेंसिंग सैटेलाइट है, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी उसमें लगी है, बड़े बड़े कंप्यूटर उसमें लगे हैं जो डेटा एनालाइज करते हैं दुनिया भर का। उसके बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं वेदर का, वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं। लेकिन हमारे पुरखों ने माना कि ये जो वर्षा, पर्जन्य, ये सब होता है, इन सब का, ऋतुचक्र का पंचमहाभूतों के साथ तादाद में है। मतलब आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सब के साथ उसका तादाद में है। इसलिए अगर इनको ठीक से हम पढ़ सके, इन्वर्टेड कॉमास में पढ़ सके, ठीक से समझ सके,
तो हमको पूरे वर्ष भर के पर्जन्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। इसके लिए एक पुस्तक है कृषि पाराशर। पाराशर ऋषि ने 4वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है कृषि पाराशर। कृषि पाराशर में उन्होंने पद्धति दी है। पौष माह के, पूष माह कहते हैं, पूष माह, पूष या पौष, उस माह के पूरे 30 दिन अगर हमने उसके प्रत्येक घंटे, एवरी आवर, अगर हमने हवा की गति और दिशा ये अगर मेजर करके लिख ली, टेबल बनाया, तो उसके आधार पर पाराशर ऋषि ने पूरे वर्ष भर का मैपिंग करके टेबल दिया है। कैसे? तो उनका कहना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे 30 दिन मतलब 720 घंटे हो गए। 720 घंटों को हम 12 से डिवाइड करें, 12 माह के 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक माह में 60 घंटे आते हैं। 60 घंटे में से प्रत्येक दिन को 2 घंटे आएंगे। 2 घंटे में से पहला घंटा जो है वो आप मानिए दिन का है, दूसरा घंटा रात का है। तो उस दिन पौष माह के पहले घंटे में जो हमारी रीडिंग आई, उसमें मान लीजिए लिखा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि हवाएं जो थी वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही थी, उसका गति इतनी थी। उसके आधार पे उन्होंने लिख के रखा है कि अगर ऐसा होगा तो उस दिन वर्षा नहीं होगी या वर्षा होगी या सिर्फ बादल छाए रहेंगे, ऐसा पूरा उन्होंने दिया है। ऐसा करके तो अब ये कितना सही है? तो रामचंद्र पांडे नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने ये कृषि पाराशर का हिंदी में अनुवाद किया। ये बात है 1966 की, 1966। अनुवाद करते समय उनके दिमाग में आया कि लिखा तो ठीक है, सत्यता कितनी है इसमें? तो उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग करने का प्रयास किया। वाराणसी में काशी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से, उसकी मदद से उन्होंने पौष माह में प्रति घंटा मतलब हर घंटे में उस हवा की गति और दिशा वो मेजर करने का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। काशी नरेश उस समय जो थे वे भी इसमें बड़ा रुचि रखते थे और बड़ा विद्वान थे। काशी नरेश भी उसमें ज्वाइन हो गए और ऐसे लोग के एक छोटे समूह ने एक छोटा ऑब्जर्वेटरी, मतलब एक थोड़ा टेंट लगा करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छत पे, और उनको एक कोठी मिल गई काशी में ही, उसके छत पे ऐसे 2 जगह वो ऐसा बनाया। और पौष माह में 24 घंटे दिन रात प्रति घंटा उन्होंने हर एक घंटे में हवा की गति और दिशा नोट कर ली। उसके बाद वो जो नोट किया है उसको पाराशर ऋषि के अनुसार उन्होंने टेबल में डाला। और फिर 1966-67 ये जो पूरा वर्ष आता है, इस वर्ष में उन्होंने प्रैक्टिकली उस दिन बारिश हुई या नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, क्या हुई, ऐसा पूरा लिख के रखा। ये सारा डेटा ये विश्वविद्यालय में अवेलेबल है और उनका कहना है 76% सक्सेस है। दिस इज अमेजिंग। 1966 में कितनी एक्यूरेसी होगी सारे इक्विपमेंट्स की क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर 76% एक्यूरेसी अगर उस समय मिलती है, आज हम अत्याधुनिक संसाधनों से अगर करेंगे शायद उससे भी ज्यादा मिलेगी। और ये पूरे वर्ष भर का मतलब आज से 12 महीने के बाद, मतलब 11 महीने के बाद का भी हम बता सकेंगे कि बारिश होगी या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, ये हमारी ताकत है। इसलिए इसके लिए इन सब बातों का संशोधन होना, शोध होना, इसके ऊपर रिविजिट करना यह आवश्यक है। इसलिए नए पीढ़ी ने, युवाओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को इस दृष्टि से, हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री से बढ़कर बहुत कुछ है, इस दृष्टि से उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपने तो लगभग 40 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की हैं, लगभग 40 साल का आपको एक लंबा अनुभव भी रहा। तो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर जो हमारा यूथ है, कॉमन मैन है, टीचर्स है या पॉलिसी मेकर है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि पूरा विश्व इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम कर रहा है। विश्व के अनेक यूनिवर्सिटीज में इंडोलॉजी का डिपार्टमेंट है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक बाकी जर्मनी में तो बहुत है, जर्मनी में लगभग 20 से ज़्यादा संस्थाओं में संस्कृत में पीएचडी करवाने की सुविधा है। वहाँ लोग जाकर वहाँ पे संस्कृत में पीएचडी करते हैं, पढ़ाने वाले जर्मन हैं,
पढ़ने वाले भारतीय भी है और जर्मन भी है। एक छोटा उदाहरण है, लातविया नाम का छोटा सा देश है, 19 लाख की जनसंख्या है, रीगा उसकी राजधानी है। रीगा में यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया है, उसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज नाम का डिपार्टमेंट है। वहां पर मतलब लातविया जैसे छोटे बाल्टिक देश में इसके ऊपर अध्ययन चलता है, हंगेरी में है, बुडापेस्ट, सब आप लैटिन अमेरिका में है, हर जगह विश्व इस पर अध्ययन कर रहा है। तो सिर्फ इसलिए भारतीयों ने करना ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे ज्ञान परंपरा में ऐसी अनेक बातें छिपी है जो भारत का भविष्य बदल सकती है। वर्षा के बारे में तो मैंने एक चीज बताया, और वास्तव में अगर ठीक से हम कर सके और प्रेडिक्शन अगर ठीक से शोध करके उसको आज के वायु मान के हिसाब से, हवामान के हिसाब से अगर हम ठीक से सिंक कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके, उसके रिजल्ट ला सके, तो ये अद्भुत हो जाएगा। क्योंकि हमारी मान्यता है कि ये सारी बातें जो है ये पंचमहाभूतों से तादात्म्य करने वाली, इसलिए ये शायद सही होगा इस प्रकार से अगर हम प्रयोग किए तो ऐसे प्रयोग सिर्फ उसमें ही नहीं, जैसे मैंने समरांगण सूत्रधार की बात की, तो एक जिसपे उन्होंने डॉक्टरेट की, ऐसे एक जर्मन लिखता है कि समरांगण सूत्रधार में जैसे यंत्रों का वर्णन है, 34वां अध्याय है यंत्र विधानम, उसमें जो यंत्रों का वर्णन है वो अगर हम उसके आधार पर अगर हम यंत्र बनाने जाएंगे, रोबो की कल्पना है, तो उनका कहना है मैकेनिकल डिज्नीलैंड बन जाएगा हमारा, इतना जबरदस्त है उसमें। तो ऐसे बहुत पोटेंशियल, बृहद संहिता में बहुत सारी बातें लिखी है जिसको हम प्रत्यक्ष में लाने की जरूरत है, जिससे भारत का पूरा सारा भविष्य बदल सकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जिस पर शोध करने की आवश्यकता है। मेरी युवाओं से अपील है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सिर्फ उसको धार्मिक ना समझिए, उसके विज्ञान को समझिए, उसकी ताकत को समझिए, उसके पूरे कंटेंट को ठीक से समझे हम, और अगर उसमें हम कुछ शोध करें तो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी चीज हमारे हाथ में आएगी। प्रशांत जी, आपसे बहुत कुछ जाना हमने, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जाना, भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता है उसके विषय में जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, नालंदा, क्यों हमारे भारत पे इतने आक्रमण हुए, क्यों हमारे ज्ञान को, मंदिरों को तोड़ा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। फिर किसी अगले पॉडकास्ट में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व संवाद केंद्र को, बहुत बहुत धन्यवाद।